आज हम करेंगे जो अपना आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह है उसका सेकंड पार्ट, और इस पार्ट में यह लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, जो लास्ट पार्ट हमने किया था, थोड़ा सा याद कीजिए। उसके अंदर हमने पढ़ा था आय के चक्रीय प्रवाह के विभिन्न मॉडल पर। विभिन्न तो नहीं, इसके अंदर हमने पढ़ा था एक ही मॉडल, दो क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा था हमने, और दो क्षेत्रीय मॉडल को फिर हमने पढ़ा था वित्तीय प्रणाली के साथ। अब आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है वो है तीन क्षेत्रीय मॉडल। तो अगर आप थोड़ा सा देख पाए इसके अंदर, ये यहाँ पर है, ये है उत्पादक, ये है गृहस्थ, और ये है वित्तीय प्रणाली। उत्पादक, वित्तीय प्रणाली और गृहस्थ, इन तीनों से हमने पढ़ा था दो क्षेत्रीय मॉडल। अब इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस थी, जो भी लेन देन था, जो भी फ्लो था, जो प्रवाह था, दो तरह का था, एक वास्तविक और एक मौद्रिक। इस क्षेत्र से हम क्या करेंगे, अब केवल और केवल मौद्रिक प्रवाह की बात करेंगे। ओनली मनी फ्लो इट्स शोन इन दिस डायग्राम। आप देखिए, उत्पादक और गृहस्थ, इन दोनों के बीच में ये उत्पादक है, इससे ये जो रेखा आप लाइन देख रहे हैं, ये कारक भुगतान है, फैक्टर पेमेंट्स है। तो पेमेंट्स आ गई, मनी इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया, मौद्रिक प्रवाह है। हाउस होल्ड से फ्लो है मनी का प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक की तरफ, तो ये हो गया उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ से कम क्या है, कारक भुगतान किसके लिए किया गया है, कारक सेवाओं के लिए। कारक सेवाएं हमने नहीं दिखाई है। उपभोग व्यय यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके लिए किया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं की कीमत दी गई है, वो हमने नहीं दिखाई है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना कि तीन क्षेत्रीय मॉडल से हम केवल मनी फ्लो के बारे में ही बात करेंगे। तो इतना तो हम पढ़ चुके हैं पहले, गृहस्थ, उत्पादक और इसके साथ वित्तीय प्रणाली। अब वित्तीय प्रणाली में क्या है, जो हाउस होल्ड है, गृहस्थ क्षेत्र है, वो भी बचत करेंगे और वो बैंक से उधार भी लेते हैं, जैसे हम जनरली करते आए हैं। ऐसे ही जो उत्पादक प्रोड्यूसर्स लोग हैं, उनके पास जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो वो भी कोशिश करते हैं कि कुछ सेविंग कर ली जाए, तो वो फाइनेंशियल के अंदर अपना जो सेविंग्स है, जो पैसा है, वो डाल देते हैं। और कई बार उनको अपना एक्सपेंशन के लिए इससे बोरोविंग लेनी पड़ती है। फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक है, उससे उधार भी लेते हैं, तो वो उधार लेते हैं। ये जो तीन चीजें हैं, इनका इंटरकनेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नई चीज हमारे बीच में आई है, सरकार। इससे पहले कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई टैक्सेस नहीं थे। अब सरकार आई तो सरकार क्या करेगी, एक चीज ध्यान रखना, सरकार क्या है, प्रोड्यूसर्स भी है। कैसे है, सरकार का क्या काम है, सरकार की फैक्ट्रीज भी हैं, सरकार के निगम भी है, सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस भी। अगर आप बता पाए कि कौन से सरकारी है, बीएसएनएल, एयर इंडिया, भेल जो है, बीएल जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो भी, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकार की हैं। तो सरकार उत्पादक भी हो गई। सरकार हाउस होल्ड सेक्टर में भी आएगी अगर हम इसको लेना चाहे। क्यों, क्योंकि ये वस्तुएं और सेवाएं भी खरीदती है, यहाँ हमने दिखा भी रखा है। तो ये कंजप्शंस में भी है। इसके बाद जो यहाँ पर हम मेन बात करेंगे सरकार की, रेगुलेशन है। सरकार काम कैसे करती है, सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ सब्सिडीज या हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो वो मेन अपना मोटो होगा यहाँ सरकार दिखाने का। तो सरकार का हम पहले देखते हैं हाउस होल्ड के साथ क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले सरकार टैक्स कलेक्ट करती है
हाउस होल्ड से, ये देखिए टैक्सेस मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो टैक्सेस कलेक्ट कर लिए। अब क्या सरकार प्रोड्यूसर से भी लेती है? बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे ये टैक्स है। तो मनी फ्लो प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट की तरफ है, किस बेस पर? टैक्सेस के रूप में। हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थ से सरकार की ओर है, टैक्सेस के रूप में मनी फ्लो हो रही है हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ। अब गवर्नमेंट अपनी मनी, गवर्नमेंट से बाहर की तरफ भी मनी फ्लो होता है। अच्छा, टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस के बारे में आपको बता दूं, दो तरह के मेनली टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट वो होते हैं जो इंडिविजुअल यानी कि कोई पर्सन या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट देती है सरकार को, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे जाते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता। टैक्सेस होते हैं ये मेनली दो टाइप के, इसके अंदर बहुत होते हैं वैसे, मेनली ये इनकम के ऊपर और जो प्रॉफिट होता है आपको, उस प्रॉफिट के ऊपर आपके टैक्सेस लगते हैं। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, और ये सबके लिए अलग अलग होते हैं, जिसकी ज्यादा इनकम है उसका टैक्स ज्यादा होगा, जिसकी कम इनकम है उसका टैक्स कम होगा, जिसकी बहुत ज्यादा इनकम कम है उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है, हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगते हैं, इनको एंड यूजर जो उपभोक्ता है वो पे करता है, जैसे कि सेल्स टैक्स। और गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए बीच में हम दुकानदार को देते हैं, दुकानदार आगे देता है, और लास्ट में कहीं जाकर वो गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है, ये टैक्सेस होते हैं। और हाउस होल्ड भी दोनों तरह के टैक्स देता है, ठीक है, और जो अपना प्रोड्यूसर्स है वो भी दोनों तरह के टैक्स देता है। तो इतना हो गया। अब गवर्नमेंट वापस पे करती है या गवर्नमेंट की ओर से मनी ट्रांसफर होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं हाउस होल्ड की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स यानी कि हस्तांतरण भुगतान। जो फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, किस कैसे देती है? सब्सिडीज, इसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। अच्छा, अपने हाउस होल्ड में कैसी सब्सिडी मिलती है, जो आपने बहुत देखी होगी। सबसे पहले की हम बात करते हैं स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट जो आपको स्कॉलरशिप देती है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके अंदर जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्कॉलरशिप है, वो सब्सिडी है, वो पेमेंट ट्रांसफर है। दूसरा, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन जो है वो क्या है? वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है। मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। आपने देखा होगा कि आपकी फसल खराब हो गई, आपने आसपास सुना होगा कि ये फसल खराब हो गई है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मुआवजा आया है। वो मुआवजा या वो कंपनसेशन, इसकी बात करें, वो क्या है? वो सब्सिडी है। आप कोई जैसे सोलर पैनल लगाने पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो 1 लाख का है, गवर्नमेंट आपको 30% वापस दे रही है, मतलब 1 लाख में से 30,000 गवर्नमेंट अगर आपको वापस दे दे तो वो सब्सिडी हो गई। ये सब तरीके हैं गवर्नमेंट से मनी फ्लो होने के। उसके बाद है हाउस होल्ड, तो हो गया अपना। गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसको कैसे जाता है? एक तो सब्सिडी देती है, जैसे सब्सिडी अपने को मिलती है वैसे ही उनको मिलती है। मान लीजिए कोई सेक्टर है, वहां पे अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है, सरकार को लगता है कि अगर हमने इनकी हेल्प नहीं की तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सेक्टर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम सरकार ने एटलीस्ट 20,000 करोड़ के आसपास लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए दिया था कि उनकी हेल्प होगी, उनसे
किसी भी तरीके से वो हेल्प देती है, वो सब्सिडीज होती जाए, उनके टैक्स माफ करे या उनको ज़्यादा सब्सिडीज दे दे, तो ऐसी जो हेल्प है वो प्रोड्यूसर्स को मिलती है। दूसरा है, सरकार क्या है, एक कंज्यूमर भी है। सरकार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेती है, तो अगर सरकार लेती है तो सरकार उसकी कीमत भी देगी, जिसे हम एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय बोलते हैं, जो यहाँ पे हमने दिखाया था ना ये नीचे, बिल्कुल ऐसा ही उपभोग व्यय सरकार भी करती है, वो पैसा सरकार से उत्पादक की ओर जाता है। अब बात आती है फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में गवर्नमेंट जो है वो अपनी सेविंग भी करती है, बचत करती है, और यहाँ से गवर्नमेंट को बोरोविंग भी करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो वित्तीय प्रणाली जो है, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे पैसे उधार लेती है। कई तरीके हैं, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड निकाल देती है, लोग बॉन्ड खरीदते हैं, बैंक्स बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसके बदले में सरकार को पैसा मिल जाता है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है। ये हमारा हो गया 3 क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बात ध्यान रखना है, इसके अंदर ये हमारा देश है, बस हम बाहर से किसी कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारी सरकार है, हमारे प्रोड्यूसर है और हमारे ही खरीदने वाले हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है। तो इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, इस बंद अर्थव्यवस्था को हम खोलेंगे और हम बात करेंगे, हम इंटरेक्ट करेंगे बाहरी दुनिया के साथ, विदेशी क्षेत्र के साथ, या जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोलते हैं, शेष विश्व क्षेत्र बोलते हैं। ये चीजें ऐसे की ऐसे रहेंगी। इसके बाद हम केवल ये देखेंगे कि इसके अलावा जब शेष विश्व क्षेत्र आ जाता है तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, ये जो आप बिल्कुल ऑरेंज बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपना पीछे जो आया था वही 3 सेक्टर मॉडल है, बिल्कुल वही है। अगर केवल हम इसकी बात करते हैं तो ये अपनी अर्थव्यवस्था बंद है, और जब हम इंटरेक्ट करते हैं शेष विश्व क्षेत्र के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो ये अपनी इकोनॉमी है, इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। तो ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वाला, ये है शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, हमने यहाँ 2 ही जगह दिखाया है, एक प्रोड्यूसर्स के साथ और एक हाउस होल्ड के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो सरकार के साथ भी इंटरेक्ट करता है, यहाँ पर उसकी इंटरेक्शन प्रोड्यूसर्स के साथ भी होती है, वो तो हमने दिखाई रखी है, बैंकिंग सिस्टम यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम के साथ भी होती है, लेकिन हम ओनली की सेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड, उनके साथ उनका क्या लेना देना है वो देखते हैं। तो उत्पादक के साथ आप देखिए, एक बाहर की तरफ है मनी फ्लो और एक अंदर की तरफ है। इतना तो हम बोल चुके हैं कि केवल हम मनी फ्लो की बात करेंगे, जो अपनी मौद्रिक प्रवाह है केवल उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक ये देखेंगे, ये मनी फ्लो हुई बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया की तरफ गई हमारे देश से, ये बाहर के देशों से हमारे देश में आई है। जब इसकी बात करते हैं तो भारत को छोड़कर, हमारी कंट्री को छोड़कर जितनी भी बाकी कंट्रीज है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पैसा बाहर कैसे गया है, इंपोर्ट पेमेंट, आयात भुगतान, हमने कुछ विदेशों से सामान मंगवाया है, खरीदा है, आयात किया है, उसके लिए जो हमने पेमेंट की है, भुगतान किया है, उसे आयात भुगतान कहते हैं। तो इसके अंदर जो मनी है उसका फ्लो देश से बाहर की तरफ होता है। दूसरा, हम कुछ चीजें बाहर बेचते भी हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए जो बाहर के देश है वो हमें पैसे देते हैं, इसलिए वो मनी अंदर की तरफ, भारत की तरफ आती है। तो मनी का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ है। कंप्लीट है। अब हम इधर चलते हैं, यहाँ आपको 2 टर्म्स दिखी गई है, निवल हस्तांतरण भुगतान और निवल कारक भुगतान, और दोनों की दोनों टर्म्स हाउस होल्ड के अंदर मनी आ रही है। जो फ्लो दिखाया गया है वो हाउस होल्ड की तरफ दिखाया गया है। अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शेष विश्व क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की ओर आप देखेंगे 2 तरह की पेमेंट है, 2 तरह का मनी फ्लो है, और वो दोनों के दोनों फ्लो है हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। एक का नाम है नेट ट्रांसफर पेमेंट यानी कि निवल हस्तांतरण भुगतान,
और दूसरा है निवल कारक भुगतान, नेट फैक्टर पेमेंट। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में एक बार करते हैं। तो ये है हमारा निवल कारक भुगतान यानी कि नेट फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट है, तो फैक्टर पेमेंट हम किसके लिए करते हैं? फैक्टर सर्विसेज के लिए, यानी कि कारक सेवाओं के लिए। तो कारक सेवाएं और विदेश का क्या लेना देना हुआ? तो मान लीजिए ये विदेश है, कोई भी कंट्री है बाहर का विदेश, यानी कि फॉरेन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये हमारा कंट्री है, अपना देश। लेट्स से इसका नाम हम इंडिया ही लिख लेते हैं। तो यहाँ का कोई पर्सन यहाँ गया, इसने यहाँ पर किसी फर्म के अंदर काम किया, मजदूरी की, या अपने पैसे यहाँ किसी को ब्याज पर दे दिए। तो ये सब हमने क्या प्रदान की? कारक सेवाएं दी इनको, अपने देश से बाहर की ओर कारक सेवाएं गई है। तो इनके लिए जो भुगतान आता है उसे हम बोलते हैं कारक भुगतान, उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ध्यान रखना, कारक भुगतान या फैक्टर पेमेंट आ गया। अब जैसे हम यहाँ से बाहर काम करने गए थे, विदेश से भी कोई अपने यहाँ काम करने आता है, अपने को पैसे देता है, या हम उनके कंट्री में जाकर थोड़े दिन के लिए जमीन लीज पर लेते हैं, किराए पर रहने के लिए लेते हैं, कोई मकान ले लेते हैं। तो वो हमें क्या दे रहे हैं? वो भी हमें फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। और कारक सेवाएं के बदले, कारक सेवाओं के बदले हमें भी उन्हें कुछ भुगतान देना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि कारक सेवाएं अगर हम दूसरों को देते हैं, विदेशी लोगों को, तो विदेशी लोग भी इंडिया में आकर कारक सेवाएं देते हैं। तो कुछ भुगतान हम करते हैं और वो हमें भुगतान करते हैं। मान लीजिए कि हमने उनको भुगतान किया 100 रुपए, ये इंडिया से मनी बाहर गया, ये है बाहर की तरफ भुगतान, और हमें 110 रुपए भुगतान मिला। इंडिया के अंदर ये पैसे आए, विदेश से यहाँ पर कारक भुगतान आया 110 रुपए, और अपने इंडिया से वापस गया 100 रुपए। तो 110 माइनस 100, 110 माइनस 110 रुपीज, ये जो है ये टोटल हमें इंडिया को कारक सेवाओं के बदले कारक भुगतान मिला, फैक्टर पेमेंट मिला, और ये नेट है। इसी को हम नेट या निवल बोलते हैं। तो जो भुगतान हमने किया और जो भुगतान हमें मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही नेट बोला जाता है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि ये केवल अपनी तरफ ही क्यों है? हो सकता है कि हम पेमेंट ज्यादा करें और हमें मिले कम, तो क्या होगा? उसका ऐसे है, अगर मान लीजिए हमें 100 रुपीज मिले, ये हमारी प्राप्ति है, रिसीट है, और हमने 120 रुपए भुगतान किया, ये हमारा भुगतान है, ये हमने पेमेंट की है। तो नेट हम क्या करेंगे? नेट हमेशा ऐसे होता है कि प्राप्ति माइनस भुगतान, रिसीट माइनस पेमेंट। तो रिसीट है 100 रुपीज, पेमेंट है 120 रुपीज, तो ये आंसर आएगा -20। तो अगर ये नेगेटिव में आया है, इसका मतलब कि हमने पैसे दिए हैं। अगर ये पॉजिटिव में आया है तो हमें टोटल नेट रिसीविंग मिली है। तो ये कंसेप्ट है निवल का। इस कारण ये निवल कारक भुगतान, नेट फैक्टर पेमेंट का हमने एरो अपनी तरफ ही किया है। अगर ये नेगेटिव आता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो मनी फ्लो है वो रिवर्स है, अगर पॉजिटिव आता है तो मनी फ्लो हमारी तरफ है। अब हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही हम पढ़ेंगे हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण का अर्थ ऐसे कि अपना कोई फ्रेंड, अपना कोई रिलेटिव फॉरेन के अंदर रहता है और उसने हमें यहाँ पे
100 रुपीज अपने को गिफ्ट कर दिए, अपने अकाउंट में जमा करवा दिए, अपने को आईफोन भेज दिया, अपने को कोई गैजेट्स भेज दिए, कुछ भी वहां से बाहर से भेज दिया, तो वो अपने रिसीट हो गई। हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई सेवाएं नहीं दी, हमने कोई उसको गुड्स नहीं भेजी, इसको बोलते हैं गिफ्ट या उपहार। और ऐसा जब मनी आता है तो उसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, इसको हम हस्तांतरण बोलते हैं। समझ में आई? ऐसा मनी जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, बस किसी ने गिफ्ट दे दिया आपने को, या आपा ने किसी को गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गई, उसको हस्तांतरण बोला जाता है। और अगर कोई हमें गिफ्ट दे सकता है विदेश से, तो किसी देश के लिए, बाकी सभी देशों के लिए, हम भी तो विदेश हैं, हमारे यहाँ भी कोई विदेशी काम करने आता है, तो वो भी तो अपने चाहने वालों को, अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने निवल कारक भुगतान निकाला था, ऐसे ही हस्तांतरण निकालेंगे, निवल हस्तांतरण आय भुगतान बोलते हैं। तो जितना आया है माइनस में जितना गया है, अगर ये नेगेटिव है तो ज्यादा रुपए गए हैं, आय कम है, अगर ये पॉजिटिव है तो ज्यादा रुपए आए हैं, गए कम है। बस ये इतना ही आपको ऐड करना है 3 सेक्टर मॉडल के अंदर, और अपना 4 सेक्टर मॉडल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है दोहरी क्षमता की, डुएबल, सॉरी डबल है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जो आपको डुएबल है DOUBLE कर लेना, हो जाता है कई बार। तो ये डबल कैपेसिटी है। हर एक सेक्टर को कुछ मनी फ्लो अंदर की तरफ होता है और कुछ मनी फ्लो वहां से बाहर की तरफ होता है। जो मनी फ्लो अंदर की तरफ आया उसे हम प्राप्तियां या रिसीट्स बोलते हैं। जो मनी फ्लो किसी सेक्टर से बाहर की तरफ गया उसे हम भुगतान या पेमेंट्स बोलते हैं। तो हम हर एक सेक्टर की ये रिसीट्स कौन सी है और पेमेंट्स कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसको प्राप्तियां कौन सी होती है, आप एक सेक्टर बनाइए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये है अपना गृहस्थ क्षेत्र यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर। इसको मनी कैसे मिल सकती है, क्या तरीके हैं कि इसको पैसा मिले। तो सबसे पहला क्या है, ये कारक सेवाएं देते हैं, फैक्टर सर्विसेज ये प्रदान करते हैं। तो फैक्टर सेवाओं के बदले में भुगतान, वो एक तरीका है कि इनको पैसे मिले। दूसरा क्या है, सब्सिडीज, सहायता, वो एक तरीका है कि इनको पैसे मिले। तीसरा क्या है, हस्तांतरण, कहां से, विदेशों से, हस्तांतरण विदेशों से या फिर सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से मिल सकता है। तो ऐसे आपको हर एक सेक्टर को देखना है कि उसको पैसे कहां से मिल सकते हैं। अब गृहस्थ क्षेत्र से पैसे जा कहां सकते हैं, इससे जाते हैं उत्पादक की ओर। क्यों जाते हैं बताओ जरा, सोचिए, उत्पादक की ओर जाते हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने खरीदी है, इन्होंने वस्तुएं और सेवाओं को परचेज किया है, उनके बदले में पैसा देना पड़ेगा, तो हम वो पैसा देते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कर, टैक्सेस, सरकार तो टैक्सेस लेगी, सरकार थोड़ी ना छोड़ेगी, तो आपको सरकार को देने पड़ते हैं कर या टैक्सेस देने पड़ते हैं। आप हेल्प भी करते हैं, आप हस्तांतरण करते हैं विदेशों के अंदर, तो वो पैसा भी इनसे जाता है। तो आपको हर एक सेक्टर को बीच में रखकर देखना कि क्या तरीके हैं कि इसको मनी फ्लो अंदर की तरफ हो, या क्या मेथड्स हैं कि, या क्या सिचुएशंस है जिनके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर से या किसी भी सेक्टर से जो मनी फ्लो है वो उस सेक्टर से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको आसान बता देता हूँ, प्राप्तियां जो रिसीट्स हैं, एक तो कारक आय, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी, वो चाहे विदेशों से आए चाहे अपने देश से आए। हस्तांतरण भुगतान, सहायता मिले, पेंशन मिले, छात्रवृत्ति मिले, सरकार से मिले या फिर विदेशों से मिले, ये सब तरीके हैं प्राप्तियों के। भुगतान क्या है, उपभोग व्यय करना पड़ता है, वो एक पेमेंट है। कर हमें देना पड़ता है, अगर हम बचत करते हैं वो भी भुगतान हो जाता है, तो अपना ही पैसा, लेकिन एक अपने यहाँ से मनी फ्लो बाहर की तरफ हो गया।
उसके बाद ऐसे ही बात आती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर की, उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में आय, निर्यात के बदले में आय, सरकारी सहायता या पूंजी बाजार से जो कर्ज लेते हैं वो आमदनी। फिर उनका भुगतान क्या है, कारक सेवाओं के लिए वो भुगतान करते हैं, सरकार को कर देते हैं, आयात के लिए भुगतान करते हैं, या फिर जो लोन लेते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। ये सब भुगतान है उत्पादक क्षेत्र की। अब बात आती है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियां हर क्षेत्र से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर ये कहां से लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से भी, और जो अपना दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र से। भुगतान क्या करते हैं, उपभोग व्यय, ये भी कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, दोनों सेक्टर्स को, उत्पादक को भी यानी कि प्रोड्यूसर्स को भी, और हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थ को भी। शेष विश्व क्षेत्र के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्राप्तियां है, निर्यात से प्राप्ति होती है हमें, कारक सेवाओं के बदली प्राप्ति होती है जिसे कि हमने निवल कारक भुगतान कहा था, उपहार या हस्तांतरण भुगतान से प्राप्ति जिसे हमने निवल हस्तांतरण भुगतान कहा था। अब भुगतान कौन कौन से करते हैं, आयात जो करते हैं उसके लिए भुगतान देना पड़ता है, कारक सेवाएं जो होती है, विदेशों के लोग अपने उत्पादक क्षेत्र में काम करते हैं उनके बदले, या अपने लोग जो यहाँ पर काम करते हैं कारक सेवाएं देते हैं उनके बदले में इनको भुगतान देना पड़ता है। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार की प्राप्तियां क्या है, जो बचत होती है, वो बचत है या आपने लोन लिया है उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो पैसा पूंजी बाजार की ओर आता है। और भुगतान क्या है, ये जो हमने जमा करवा दी उसके ऊपर ये इंटरेस्ट देते हैं बाहर के। मान लीजिए गृहस्थ क्षेत्र में हम हैं, हमने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए हैं, तो ये तो इनफ्लो हो गया, प्राप्तियों में आ गई जो बचत की है, लेकिन उस बचत को जब हम वापस देते हैं तो उसके साथ इंटरेस्ट भी जाता है, तो वो इंटरेस्ट है, वो उनका पेमेंट है। या जब ये लोन देते हैं, बाहर की तरफ पेमेंट होती है, उधार देते हैं, तो वो इनका भुगतान है। इसके बाद बात आती है चक्रीय प्रवाह मॉडल में वापसी तथा समावेश के बारे में पढ़ेंगे, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। ये जो मॉडल है इसके अंदर त्रिपक्षीय समरूपता यानी कि ट्रिपल आइडेंटिटी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ ट्रिपल आइडेंटिटी का, कि जो उत्पादन है, जो आय है, व्यय है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों बराबर होती हैं। मान लीजिए कि हमारा 200 रुपए ये है प्रोडक्शन, और ये है इनकम, ये भी 200 रुपीज है, और ये है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, ये भी 200 रुपीज है। ये तीनों इक्वल चलते हैं, यहाँ ना तो बाहर से कोई पैसा आता है ना यहाँ से बाहर कोई पैसा जाता है। 200 रुपए का प्रोडक्शन होता है, इतनी ही इनकम है, और जितनी इनकम है उतने का उतना वो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कर देते हैं। अब अगर अपना प्रोडक्शन इनकम ये 200 से बढ़कर 250 हो जाए, ये भी 250, ये भी 250, तो इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं या विस्तार बोलते हैं, कि अपने प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हो गया है, इनकम भी एक्सपेंड हो गई और अपना एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंड हो गया, मतलब ये विस्तार हो गया है। अगर यही 200 की बजाय 150 हो जाए, तीनों चीजें, 150 प्रोडक्शन है, 150 इनकम है और 150 एक्सपेंडिचर है, मतलब पहले से कम हो गया है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं संकुचन। मतलब जो अपना प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, यानी कि संकुचित हो गए हैं, इसे हम संकुचन बोलते हैं, छोटा हो जाना। ये किसके कारण होता है, समावेश या भरण के कारण। यहाँ पे ऊपर इंजेक्शन सॉरी ये होता है वापसी या फिर समावेश, ये दोनों के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वापसी या क्षरण क्या होता है। वापसी का मतलब है
मान लीजिए ये हमारा एक सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, और ये हमारा दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ से यहाँ तक हमारी गई है इनकम, और यहाँ से हमने क्या किया है एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय। ये व्यय है, ये आय है। अगर हम मनी फ्लो की बात करें, मौद्रिक प्रवाह की बात करें, तो 100 रुपए इनकम हुई, 100 रुपए हमने यहाँ पे खर्चा कर दिया। लेकिन अगर हाउस होल्ड सोचे भाई मेरे को तो कुछ बचा के रखना है, वो 10 रुपए यहाँ पे बचा ले अपने पास, तो खर्च करने के लिए कितने बचे हैं 90 रुपए। अब ये प्रोडक्शन कितने का कर पाएंगे 90 का ही कर पाएंगे। अब अगर ये 90 का प्रोडक्ट बना पाए हैं जो कि 90 रुपीज का बेच पाएंगे, तो इनकम कितनी हो जाएगी 90 ही हो जाएगी। तो अपना जो फ्लो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अपनी इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 90 रुपीज की रह गई है। जो ये 10 रुपए हमने रख लिए, इसे हम लीकेज या इसे क्षरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे 100 था, 100 की जगह हम 10 रुपीज और ऐड कर दें और ये 110 हो जाए, इसे हम समावेश बोलते हैं, भरण बोलते हैं, या इंजेक्शन बोलते हैं, कि सारी चीजें बढ़कर 110 हो गई है। तो आइए अब हम एक बार बात कर लें। ये आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पे ये उत्पादक यानी कि फर्म्स हैं, यहाँ पे गृहस्थ है यानी कि हाउस होल्ड्स है। ये एक्सपेंडिचर करते हैं, ये इनको इनकम देते हैं। ये प्रोडक्शन करते हैं और इनकम देते हैं, ये उनकी बनाई हुई चीजें खरीदते हैं और खर्च करते हैं। अब इसके अंदर पैसा लीक कैसे हो सकता है, इस जो ये सर्कुलर फ्लो बना है, यहां से पैसा बाहर कैसे निकल सकता है। यहां से बाहर निकल सकता है नंबर 1 सेविंग से। हमने बचत कर ली हाउस होल्ड ने कितने भी रुपए, वो इस सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाएगा। टैक्सेस, सरकार ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, हम 100 रुपए का चक्कर चला रहे थे, सरकार बोली 10 रुपए लाओ भी, इधर टैक्स चाहिए मुझे, तो वो 10 रुपए निकल गए हैं, वो भी लीकेज है। ये यहाँ से लीकेज दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट, हमने इस फ्लो से बाहर से शेष विश्व क्षेत्र से कुछ सामान खरीद लिया, तो पैसे वहां देने पड़ेंगे, इस सर्कल से वो पैसे बाहर निकल गए, तो ये क्या हो गई लीकेज हो गई। अंदर कैसे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना स्पेंड करना लग जाए, इनसे सामान खरीदने लग जाए। क्योंकि हम पहले क्या लेके चलते हैं कि हाउस होल्ड और उत्पादक दो ही चीजें हैं। अब गवर्नमेंट भी इनसे सामान खरीद रही है, 100 रुपए का इन्होंने खरीदा है, मान लो 100 रुपए थे सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट बोलते हुए 10 रुपए का मुझे ही बना के दो, तो वो 10 रुपए गवर्नमेंट ने ज्यादा इनको दे दिए हैं। एक्सपोर्ट, अब अपना सामान 100 रुपए का तो ये खरीद ही रहे हैं, हमने 20 रुपए का अलग से बनाकर बेच दिया, इस बाहर वाले सेक्टर को यहाँ बेच दिया, निर्यात कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। तो ये सब क्या है, इंजेक्शंस हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि जो लीकेज है वो किसके कारण होती है, सेविंग्स के कारण, टैक्सेस के कारण, या इंपोर्ट के कारण। और जो इंजेक्शन है, समावेश है, वो होता है इन्वेस्टमेंट के कारण, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे या एक्सपोर्ट हम करें उसके कारण। इसके बाद हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल की। सबसे पहली बात है परस्पर निर्भरता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर्स। जितने भी सेक्टर्स हमें क्षेत्र हमने पढ़े हैं उनके बीच में क्या निर्भरता है, हमने देखी है कि जो उत्पादक क्षेत्र है वो गृहस्थ क्षेत्र के ऊपर कैसे निर्भर है, वो वहां से कारक सेवाएं प्रदान करता है। गृहस्थ क्षेत्र और उसके ऊपर जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, वो उनको टैक्सेस देते हैं, वहां से उनको सब्सिडीज मिलती है, तो एक दूसरे के ऊपर ये इंटरडिपेंडेंस कैसी है वो हमें पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है समावेश और वापसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीकेजेस, इंजेक्शन। अगर आपका फ्लो है उसमें से पैसे बाहर कहाँ निकल रहे हैं, लीकेज कहाँ है और कहाँ से पैसे अंदर आ रहे हैं, ये सब हमें पता चलता है इस मॉडल से। राष्ट्रीय आय का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को हम बहुत तरीकों से दिखाते हैं, जैसे अगर आप देखें उत्पादक से और गृहस्थ क्षेत्र की ओर जो मनी फ्लो है वो क्या है, कारक सेवाओं का भुगतान। तो अगर हम सारे देश की कारक सेवाओं का भुगतान जोड़ लें, जैसे कि लगान कितना है, रेंट वगैरह, हमने कुल मिलाकर सारे देश ने कितना दिया,
कितना ब्याज इकट्ठा किया, कितनी सैलरी मिली, कितनी मजदूरी मिली और कितना उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको पैसा मिला या प्रॉफिट हुआ, इन सब का जोड़ ही राष्ट्रीय आय होगी। या फिर हम देख लें कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने कितना स्पेंड किया है, ये दूसरा तरीका है। तो सारे हाउस होल्ड सेक्टर का जो स्पेंडिंग है वो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। तो उसको पहचानने के लिए ये बहुत जरूरी है। समष्टि चरों का तुलनात्मक महत्व, रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स, ये जो हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे कि निवेश है, बचत है, राष्ट्रीय आय है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी को ये कैसे हमारी इकोनॉमी है जो इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो किस किस का कितना सिग्निफिकेंस है, कितना रोल है, वो सब हम इससे पता चलता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आप रीडिंग ले लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए सायोनारा, थैंक यू।